हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। कार्य नहीं करेक्ट। अच्छा मुस्कान, थोड़ा थोड़ा अगर बाउंस मारेगा तो 4% नहीं, वो क्लास हो चुका है इसका। ठीक है। मीनिंग, चार्ज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट लियन क्रिएटेड ऑन एसेट्स प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब इतना होता है, जो आपका इंटरेस्ट और लियन का मतलब राइट किस चीज पे क्रिएट हो, किसी भी प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या बताए थे? ब्रांच भी होता है। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी या किसी ब्रांच पे आपका जब इंटरेस्ट या राइट क्रिएट होता है, किस रूप में क्रिएट हो रहा है? एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट, इतना समझ जाओ, लोन। अगर आज हम सारा बेंच, ठीक है, अनिक को उसके पास मॉर्गेज रख के, मतलब गिरवी रख करके अनिक के पास, और उससे पैसा कर लेते हैं, तो अनिक का क्या क्रिएट हो जाएगा? अनिक का राइट्स और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का जितना हम ध्यान रखते हैं, ये भी ध्यान रखने लगेगा, उल्टा हमको टोकने लगेगा कि भाई आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एसेट्स गिरवी रख दिए तो उससे क्या हो गया। ठीक है। दूसरा चीज, राइट कि अगर उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो आकर के लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्गेज और चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? मॉर्गेज में क्या होता है, आदमी सामान जाकर के दे आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक से लोन लिए या किसी पर्सन से, तो उसके पास जाके हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बंधक धरा है, होता है ना। चार्ज में नहीं होता है। चार्ज में जो एसेट्स होता है वो जिसका रहता है उसी के पास रहता है। बस एक कंडीशन क्रिएट होता है कि ये पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं दिया जाएगा तब जाके एसेट्स को क्या कर लेगा? सीज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितना तरह, हाँ हाँ, चार्ज कितना तरह का होता है? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज बताया था जब हम एक स्पेसिफिक मशीन का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक स्पेसिफिक मशीन है। लास्ट एग्जांपल भी देता है कि शाहरुख खान के पास एक बहुत बड़ा आईएमएक्स का कैमरा है, करोड़ों रुपए का कैमरा, सिर्फ वो कैमरा गिरवी रख रहा है, मतलब उसका चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स का हो रहा है। लेकिन मान लो किसी इंसान के पास 10-12 बिल्डिंग है, तो 10-12 बिल्डिंग पूरा एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स को ही गिरवी रख रहा है। टैक्स में पढ़ा है ना कंसेप्ट, ब्लॉक ऑफ एसेट। तो पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स को ही अगर गिरवी रख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लास्ट में बोले थे कि फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज का डिफरेंस बताएंगे। फिक्स चार्ज क्या है? इट इज क्रिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर आइडेंटिफाइबल एसेट। वो एसेट जो आइडेंटिफाइबल है, जैसे कि हम गिरवी रख रहे हैं अपना ये टीवी या फिर अपना ये लैपटॉप। अच्छा, इट इज क्रिएटेड ऑन क्लास ऑफ एसेट। क्लास ऑफ एसेट, अगर हमने क्लासरूम का जितना फर्नीचर है, वो सारा फर्नीचर, तो फर्नीचर में बहुत कुछ है ना। लैपटॉप टेबल है, फिर तो स्टडी टेबल है, बेंचेस है, बस में तो ये छोटा सा पोडियम है हम लोग का। सब कुछ तो आ गया ना फर्नीचर में, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स आ गया। द कंपनी कांट डील इन सच एसेट्स विद कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। जब आपको एक एसेट्स देते हो, उस एसेट्स के रिगार्डिंग डील नहीं कर सकता कंपनी जब तक चार्ज होल्डर परमिशन ना दे। मतलब क्या ध्यान दूं, अगर हमें सारा चीज, सारा का सारा चीज अगर हम चार्ज में दे दिए, ठीक है, तो हमको अगर इसको रिपेयर करवाना है या फिर ध्यान से समझो किसी को रेंट पे देना है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप दो। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक चार्ज करो, यानी कि फिक्स चार्ज, जैसे कि हम सिर्फ ये एलईडी दिए, ये एलईडी टीवी अगर चार्ज पे दिए हैं, तो अगर हमको इसको किसी को रेंट पे देना है, किसी को रिपेयर करवाना है, कुछ भी करना है, हमको पहले पूछना पड़ेगा किससे? जिसको हम चार्ज पे दिए, चार्ज होल्डर से। कंपनी कांट डील इन सच एसेट्स विदाउट कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। कोई दिक्कत? यहाँ पे कंपनी कैन सेल
और डिस्पोज ऑफ सच एसेट्स, यहां तक कि कंपनी क्या कर देगा, पीठ पीछे बेच भी देगा। हम पूरा फर्नीचर अपना दिए हैं चार्ज में, हो सकता है एक बेंच क्या केस में से बेच दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। क्लियर है? दिक्कत तब होगा कि बेचने के बाद हम पेमेंट उसका क्लियर किए कि नहीं किए। करेक्ट इतना बात? लेकिन जब कोई एक स्पेसिफिक चार्ज होता है तो इसको हम तब तक नहीं बेच सकते एलईडी टीवी को अपना, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज और फिक्स चार्ज है, तब तक नहीं जब तक हमको चार्ज होल्डर से परमिशन। क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत? अब ऐसा क्यों होता है समझो, हम चार्ज होल्डर हैं, ठीक है, मुस्कान भी मेरे पास से लोन ली है और नंदनी भी मेरे पास से लोन ली है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। मुस्कान अपने पास एक ऐसा एसेट्स दिखाई है जिस एसेट्स के बदले उसको 100 करोड़ रुपए हम दिए हैं एग्जाम्पल के लिए। अब वो एक एसेट दिखा के हमसे 100 करोड़ रुपए लिए, वो एसेट्स में कुछ तो खासियत होगा, कुछ तो स्पेसिफिकेशन होगा, और वो बिना मेरे से पूछे पीठ पीछे अगर उसको बेच दे या भाड़ा पे दे दे कुछ हो, मेरा तो गया ना। ये किसी को भाड़ा पे दी, कोई नुकसान कर दिया, किसी को भाड़ा पे दिया जानबूझ के चोरी करवा दी, बोले एसेट्स तो चला गया, हमसे पूछ के करेगी। करेक्ट? क्योंकि केवल एक एसेट्स के कारण उसको 100 करोड़, नंदनी को भी 100 करोड़ दिए, लेकिन नंदनी के पास टोटल 20 बिल्डिंग था, 20 बिल्डिंग मिला के उसको 100 करोड़ का लोन दिए। तब हर एक बिल्डिंग में बहुत सारा रूम है, फ्लैट जगह, तो एक एक जगह हमसे पूछ पूछ के भाड़ा पे देगी, हमसे पूछ पूछ के बेचेगी। करो अपना जो ट्रांजेक्शन करना है, लेकिन ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे मेरा पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? फिक्स चार्ज कांट बिकम अ फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज कभी भी फ्लोटिंग चार्ज नहीं बन सकता, या फ्लोटिंग चार्ज बिकम अ फिक्स चार्ज। अब मान लो हम उससे 20 बिल्डिंग लिए, कितना बिल्डिंग लिया है? 20। अब पता चला एक बिल्डिंग में, किसी एक बिल्डिंग में, ठीक है, कोई खजाना हो जाना है, ठीक है, या कोई एक बिल्डिंग बहुत ज्यादा इसका डिमांड में। बहुत सारा बिजनेसमैन होता है जो अपने लाइफ में एक तो प्रोजेक्ट बनाता नहीं है, 10-12 प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम लोग का ऋषा सिरापुर के बीच में न्यू कोलकाता बन रहा है, उसका और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, हुगली में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, लेकिन जितना अहमियत उसका ये एल्कॉप को मिल रहा, न्यू कोलकाता प्रोजेक्ट को मिल रहा, उतना अहमियत किसी और प्रोजेक्ट को। तो मान लो वो कंपनी भी किसी से पैसा लिया होगा चार्ज पे देके, तो जिस वक्त चार्ज क्रिएट किया होगा, तो जितना हुगली में बिल्डिंग है सारा बिल्डिंग को मॉर्गेज पे रख करके, चार्ज पे रख करके पैसा लिया होगा। बट बाद में जिसको चार्ज किया उसको ऐसा लग रहा है कि सारा बिल्डिंग तरफ, न्यू कोलकाता वाला बिल्डिंग का अपना कुछ अलग खासियत है। तो पहले तो चार्ज क्या क्रिएट होगा, फ्लोटिंग, बाद में उसका ध्यान केवल एक बिल्डिंग पे ज्यादातर फोकस पर गया, अब वो क्या बन गया, फिक्स। क्या बन गया? कोई दिक्कत? तो फ्लोटिंग फिक्स बन सकता है, बट फिक्स फ्लोटिंग। क्लियर है यहां तक? चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी। चार्ज कौन क्रिएट करवाता है? कंपनी। मतलब पैसा का जरूरत किसको रहता है? कंपनी को। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। कहा जाके रजिस्टर करवाना है? आरओसी के पास। कितना दिन में जाना है? 30 डेज। कितना दिन? 30 डेज, 30 दिन के अंदर। आज हमारे तुम्हारे बीच में लोन का लेन देन हुआ, 30 दिन के अंदर तुमको, क्योंकि आप कंपनी हो, बात समझ तो, मुस्कान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हम चार्ज होल्डर, हम पैसा दिए बस, आपको 30 दिन के अंदर किसके पास जाना? आरओसी के पास। और जाके क्या भरना है? फॉर्म। फॉर्म का नंबर क्या था? राज पढ़ा चुके। फॉर्म नंबर क्या था? CHG 1 और 9, 1 या फिर 9। 1 एप्लीकेशन टू द रजिस्टर क्रिएशन ऑफ चार्ज। फिलहाल मॉडिफिकेशन वर्ड पे ध्यान मत दो। क्रिएशन ऑफ चार्ज, जब जब चार्ज क्रिएट होगा कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? और अब है CHG 9, ये भी क्या है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्रिएशन, अभी मॉडिफिकेशन में ध्यान मत दो, चार्ज फॉर डिवेंचर। इसका मतलब क्या है? आप जब चार्ज देते हो तो दो व्यक्ति से पैसा ले सकते हो, एक डिवेंचर होल्डर, एक नॉन डिवेंचर होल्डर। अगर हम मुस्कान के कंपनी में, ठीक है, चार्ज लिए हैं, और मुस्कान के लिए हम क्या है, डिवेंचर होल्डर,
तो मुस्कान कौन सा फॉर्म भरेगी? सीएचजी। और नंदनी को भी लोन दिए थे, ठीक है, और नंदनी की कंपनी में डिवेंचर होल्डर नहीं, तो तब नंदनी क्या भरेगी? सीएचजी। दोनों को हम ही लोन दे रहे हैं, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इंपैक्ट इससे पड़ा कि उस कंपनी का मेरे संग क्या रिलेशन है। एक कंपनी के अगर हम डिवेंचर होल्डर है तो सीएचजी 9, अगर डिवेंचर होल्डर नहीं है तो सीएचजी 1। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, करेक्ट। कौन करेगा? कंपनी करेगा, एज पर सेक्शन 77। इफ नॉट बाई चार्ज होल्डर, अगर 30 दिन के अंदर तुम दोनों में से कोई नहीं किया ना, तुम लोग नहीं किया, कंपनी तो तुम लोग नहीं किया, तो हम जाके चार्ज क्रिएट करवाएंगे। हम चार्ज होल्डर है, 30 दिन बाद हम जाके आरओसी को बताएंगे कि आरओसी मुस्कान लिमिटेड, ठीक है, या फिर मुस्कान लिमिटेड और नंदनी लिमिटेड, ये दोनों हमसे चार्ज क्रिएट करवाया है, हम चार्ज होल्डर है दोनों के लिए। ऐसा ऐसा बात है। 30 दिन बाद मेरा मेरा राइट्स कब शुरू होता है? 30 दिन। अच्छा, ये भी बात बताया था, हम जाकर के बोलेंगे आरओसी मेरा बात मान लेगा? नहीं, हम जब जाके बोलेंगे आरओसी नोटिस भेजेगा इन लोगों को, कंपनीज को, 14 दिन का नोटिस, सो कॉल नोटिस बोलते हैं कि आपको हाँ या ना बताना है। अगर नहीं बताया, कुछ रिप्लाई दिए, तो आपके ना को भी क्या मान लेगा? बात समझ रहे? तो सच अ मैनर एंड with such a fee as a prescribed, ठीक है। फी के बारे में तो आराम से डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, लेकिन फॉर्म हम लोग को पता है, फॉर्म क्या है? सीएचजी 1 और 9। जब आप रजिस्टर करवा लोगे तो देखो तीन चीज है बताने। रजिस्टर करवा लोगे तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा। किसमें देगा? सर्टिफिकेट किसमें देंगे? रजिस्टर करवाने का। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कितने मिलेगा? CHG 2। अमन में एक बात आता है, वह डिवेंचर और नॉन डिवेंचर दोनों के लिए, हाँ, कंपनी को फॉर्म अलग अलग भरना है, सर्टिफिकेट सेम आएगा, CHG 2, करेक्ट। अच्छा, CHG 2 कौन देगा? आरओसी किसको देगा? कंपनी को देगा। क्लियर है बात? डीम्ड नोटिस का कंसेप्ट सेक्शन 80 जो बता दिए कि अगर ये दोनों नहीं गया, कंपनीज नहीं गया, तो हम जा करके अप्लाई करेंगे तो एक नोटिस जाएगा। क्लियर है बात? अदर कंप्लायंसेस, वेन सेटिस्फाइड फुल, इसका मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाइड फुल, जिस दिन लोन पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, करेक्ट। तो कंपनी जाके खुद बताएगा सेक्शन 82 में। और सुओ मोटो यानी कि ओन मोशन, सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? ओन मोशन, अपने आप। सेक्शन 83 में एक प्रोसेस है, या तो आप जाके 30 दिन के अंदर बताओगे, ठीक है, नहीं तो अपने आप जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, सारा पेमेंट वेमेंट हो जाएगा, तो अपने आप आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका चार्ज अब कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैसे होता है सुओ मोटो, नीचे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अगर कुछ मिस स्टेटमेंट हुआ, कैन बी रेटिफाइड, उसको ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 87, जब आप चार्ज का फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भर के फिलअप करोगे ना, CHG 1 या 9, मिस्टेक हो ही सकता है। तो जब आपसे मिस्टेक होगा, उस मिस्टेक का आप करेक्ट कहां जाके कर सकते हो? सेक्शन 87। क्लियर है बात? अगर हम चार्ज रजिस्टर नहीं करवाएं तो क्या होगा? कल ही बताया था, अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाए तो तीन चीज होगा। कल बताया था, क्या क्या था तीन चीज? पहला, चार्ज बिकम वॉइड। सब कुछ हुआ है, आरओसी को नहीं बताए हो, तो चार्ज करके फायदा क्या? एक बात ऐसा ही होगा कि आप 10th में और 10th का पूरा प्रिपरेशन किए, एग्जाम देने खाली नहीं गए, बात बाकी देते तो फिर बंगाल टॉपे मारते, तो फिर मतलब क्या बनता है सर? उसी तरह आप दो लोगों के बीच में चार्ज क्रिएट हुआ है, कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच में। अब ये दोनों में से कोई जाकर के आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, चार्ज होल्डर गलती दे रहा है, किसका? कंपनी का। किसका जिम्मेदारी? और उसका जिम्मेदारी
30 दिन तक था, 30 दिन के बाद तुम दोनों का जिम्मेदारी हो गया था, तुम ही आ जाते। क्लियर है बात? चार्ज होल्डर बिकम अनसिक्योर क्रेडिटर। अब बताओ, नंदनी हमको क्या दी थी, 20 बिल्डिंग दी थी चार्ज में, दी थी ना। अब हम दोनों में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं चार्ज का। अब क्या होगा, हम तो इस उम्मीद में बैठे कि अगर नंदनी पैसा नहीं देगी तो हम क्या करेंगे बिल्डिंग पे। तो हम तो ये सोचे ना कि हम क्या है, उसके कंपनी के लिए सिक्योर क्रेडिटर है, हम तो ये सोच रहे हैं। लेकिन चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस कारण से हम क्या बन जाएंगे, अनसिक्योर। वही हुआ, 3 साल बाद नंदनी से पैसा मांगेंगे, कैसा पैसा, तो कैसा पैसा, जब होगा तब दे देंगे, जब होगा तब नहीं, जा रहा था बिल्डिंग बेचने, तो आपका हिम्मत है बिल्डिंग बेचने का, बेचिए तो। क्या सबूत है आपके पास? भाई तो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है हमारे पास, तो इससे कुछ नहीं होता है। चार्ज का सर्टिफिकेट है, कोई तो करवा ही नहीं थे, तो तुम्हारा जिम्मेदारी था ना। ना ना ना, 30 दिन तक मेरा था, फिर आपका भी हो गया था। हम नहीं करवाए, आप तो करवा देते हैं। हम तो आइए चोर हैं। मेरा इंटेंशन ही था कि आपको धोखा देंगे, आप अंधाविश्वास किए, आप भरोसा किए इस जमाने पे। जमाना का गलती नहीं है, धोखा दे। ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो पहला बात तो देखो ये हो जाता कि अनसिक्योर हो जाता है, और दूसरा प्रायोरिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ज। ठीक है। और चलो, अगर नहीं करवाए तो अब से भी अगर करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है। हाँ, क्या चीज? हाँ, अच्छा। पेनल्टी आपको देना पड़ेगा 86 में, दो सेक्शन यहाँ पे बचा है, 87 और 86। यहाँ पे भी चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज क्या है, ये ड्यूटी हम लोग पढ़ लिए पूरा। अच्छा, यहाँ पे रूल 3 में हम बोले थे आगे बताएंगे, करेक्ट। रूल 3 क्या है? रूल 3 में दो पॉइंट है, ध्यान सुनो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। इंस्ट्रूमेंट का मतलब लास्ट में बता चुके थे। अगर आपके और हमारे बीच में चार्ज क्रिएट हुआ है तो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना होगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं होता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही ना होता है, प्रोमिसरी नोट ही ना होता है, आई विल प्रॉमिस टू पे इतना इतना इतना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या इंस्ट्रूमेंट है, बस समझे तो आपका इंस्ट्रूमेंट को क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइल्ड विद आरओसी कैसे होगा, देखो। सील ऑफ द कंपनी क्या होना चाहिए उस पेपर पे, कॉमन सील। हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर सीएस और ऑथराइज, डीआईआर का मतलब डायरेक्टर है, ठीक है। ऑथराइज और ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, या तो डायरेक्टर या तो सीएस, डायरेक्टर या सीएस, एक जन कंफर्म है। इसके संग आपका कंपनी जब चार्ज लेता है या देता है प्रॉपर्टीज का, तो आपके ऑफिस में एक ऑथराइज ऑफिसर होना चाहिए, मतलब जो इसी काम पे फोकस करे, उसका भी सिग्नेचर। क्योंकि जिस दिन पेपर गलत निकलेगा, सीएस भी गया, या डायरेक्टर रहेगा तो डायरेक्टर भी गया, और जो ऑथराइज पर्सन था, हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन सच चार्ज।
साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो इस चार्ज में इंटरेस्टेड है बट इस कंपनी का मेंबर, तो तुम ऐसा कर सकते हो, एक गारंटर आ गया, और दूसरा जिससे आप चार्ज क्रिएट करवाए हो। बात समझ आए? तो रजिस्टर वैल्यूअर आ गया। अब ये सब शब्द क्या है सुनो थोड़ा डिटेल में। कंपनी मेरे पास आया, बोला मंजिल भैया हमको चाहिए 100 करोड़ रुपया। अब जैसे आपके पास क्या है, बोला मेरे पास 20 बिल्डिंग है, ठीक है, एक एक बिल्डिंग का इतना इतना दाम है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 करोड़ करके दाम है। सामने वाला बोलेगा मान लेंगे, एक रजिस्टर वैल्यूअर होता है, उसको बुलाएंगे, वैल्यूएशन करवाएंगे, 100 करोड़ का लोन का बात है जी, है कि नहीं? तो बुलाएंगे, वैल्यूएशन कराएंगे, तो वो वैल्यूएशन के तो वो भी तो साइन करके देगा ना डॉक्यूमेंट पे, है कि नहीं? बाद में मान लो पता चला अंदर अंदर कि नंदनी उसको पैसा खिला के रखी थी, कि जान उसके वैल्यूएशन बढ़ा के बताना है कि हमको लोन ज्यादा मिल पाए, तो पकड़ा हो जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा थोड़ी है मुंह से बोल देगा हाँ हाँ सही बोल रही नंदनी। आपको क्या देना पड़ेगा? सर्टिफाइड कॉपी पूरा रिटर्न, करेक्ट, गारंटर। नंदनी कुछ ऐसे भी लोगों को लेकर के आएगी जो ये वादा करेगा कि अगर हाँ नंदनी पैसा नहीं पे कर पाए तो हमको गारंटर भी होगा कुछ। बात समझ में आता है? हो सकता है कुछ लोग मेरे साइड से भी हो, होता है ना, तो उन सारे लोगों का हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द सच चार्ज, वेयर अंडरलाइंग द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। और ऐसा कब होगा? जब नंदनी अपना वो सारा प्रॉपर्टी गिरवी रख रही है जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। अगर इनसाइड इंडिया होगा तो सेम चीज है, सेम चीज है, बट अदर किसी का हमको सिग्नेचर का जरूरत, सारा पॉइंट सेम है, अदर किसी का जरूरत नहीं है। उसका कॉमन सील भी नहीं होता चलेगा, खाली डायरेक्टर और सीएस या फिर ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर कर दे, कोई दिक्कत इसमें? इंडिया के बाहर का प्रॉपर्टी है तो तीन चीज, और इंडिया का प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो एक चीज, कोई दिक्कत? हालांकि पहले दोनों था, ठीक है, बट अब कंपलसरी नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट। इफ चार्ज इज रजिस्टर्ड, नंदनी लिमिटेड हमको 20 बिल्डिंग दिया था, याद है? हुगली में उसका 20 बिल्डिंग, पूरा 20 बिल्डिंग मेरा, चार्ज है मेरा उसके ऊपर, ठीक है। एंड द एसेट्स इज एज प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू द चार्ज एक्वायर्ड बाय सम अदर पर्सन, और वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा पर्सन खरीद लिया, क्या कर लिया? खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। उस सामने वाले व्यक्ति को या तो पता होगा कि प्रॉपर्टी चार्ज में है, तो पता होगा चार्ज में नहीं है, यही होगा ना? सच ए पर्सन नो अबाउट द चार्ज या डज नॉट नो अबाउट द चार्ज। आज के डेट में हम अगर अपना कोई सामान बेच रहे हैं, कोई घर बेच रहे हैं, तो सामने से पूछेगा ना क्यों बेच रहे हैं? हमने घर गिरवी रखे थे जिसका पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम ही इस घर को बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे लोन चुका देंगे और बचाओ पैसा अपने पास रख लेंगे। तो बोले तो ये आपको करने का क्या जरूरत है? बैंक आएगा बैंक तो कर ही देगा, मतलब बैंक आएगा तो बैंक के बाद अपना पैसा निकालने के चक्कर में रहेगा, तो प्रॉपर्टी का कम वैल्यूएशन लगा के जाएगा। तो हम ऑनेस्ट, हम बता दिए तुमको साफ साफ सच। बात समझ आया? तो या तो पता होगा या तो पता नहीं होगा, दोनों ही सूरत में विल बी कंसिडर्ड टू नो अबाउट इट। आपको पता हो या ना हो, लॉ यही सोचेगा कि आपको पता, क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत कुछ का है? आप जब भी किसी कंपनी का कोई एसेट्स खरीदने जाओगे, जब भी ऐसे ही खरीद लोगे, उसका रिसर्च नहीं करोगे? एमसीए का वेबसाइट पे जाओ, जिस कंपनी का सर्च करना सर्च करो, नीचे तुमको लाइन से आ जाएगा कि कंपनी कितना कितना लोन उठाया है सामान गिरवी रख के। बात समझा? तो आप बिना देखे बिना वेरीफाई किए तो आपका गलती है ना। आप आग बंद करके चल रहे हो तो कैसे बोलो एक्सीडेंट हो गया सामने वाला ठोक दिया? आप भी तो आग बंद करके चल रहे थे ना। फिर से वही बात, दुनिया धोखेबाज थोड़ी, धोखेबाज तुम उम्मीद लगा के रखते थे कि हम आग बंद करके चल रहे, मंदा है तो दुनिया सहारा देगा, नहीं देता है।
एंड नॉट अलाउड टू क्लेम फॉर एनी लॉस। और कोई लॉस के लिए भी आप क्लेम, अब नंदनी तुमको बिल दिया नहीं को, अब प्रॉपर्टी तो हम फिर आगे, मेरा प्रॉपर्टी कहाँ से तो हमको तो पता ही नहीं, हमने लॉ नहीं पढ़ा है। तुमको पता हो या ना पता हो, यही माना जाएगा कि तुमको पता। हाँ, अब पहले मेरा पैसा चाहिए, मतलब हम तो सारा पैसा नंदनी को दे दिए, और नंदनी पैसा पैसा तो खर्चा होगा, बोले ठीक है जब होगा तब दे देना, अभी तो प्रॉपर्टी में, तो हम कहा गए, पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं हम कोर्ट, तो कोर्ट बोल के रखा है, आई एम नॉट अलाउड टू क्लेम फॉर एनी लॉस। अटपटा लग रहा नहीं, बेचारे के साथ गलत हुआ, सुनाया भी नहीं मिला क्या। हाँ उसका प्रॉपर्टी वो तुमको, अच्छा गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी गिरा, बेचारे का पैसा भी गया, पैसा वो खा गई, प्रॉपर्टी हम खा गए, कुछ तो मिलना चाहिए ना इसको। आप अंधा है सर, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और सब कुछ जबकि डिटेल दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि कंपनी का इंटरनल मैटर है, ये कंपनी का एक्सटर्नल मैटर, इसके बारे में सबको पता है। आज दुनिया जानता है, भले ढंग से नहीं जानता हो, कि अडानी बहुत ज्यादा लोन लेकर के बिजनेस करता है। अब क्या लोन लेता है, कैसे लेता है, जाओ वेबसाइट पे उसका पढ़ा हुआ, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो, मैंने बचपन से आदत ही नहीं ना पढ़ने का। क्लियर है बात। अच्छा, थोड़ा ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं उस पीडीएफ में। डिवेंचर के लिए, बाकी के लिए सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, पढ़ चुके हैं ये वाला। विद इन 30 डेज और एक्सटेंड टाइम, यहाँ पे स्टार मारे, एक्सटेंशन पीरियड वही पढ़ना है। अब बात ध्यान सुनो, फाइल विथ आरओसी, आरओसी को क्या क्या देंगे, एक तो फॉर्म भर के देंगे और एक इंस्ट्रूमेंट देंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब उस दिन भी समझाया था, आज भी समझाए, ठीक है। अब अगर कुछ मॉडिफाई करवाना हुआ, मिस स्टेटमेंट हो गया है, या कुछ चेंजेस करवाना है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या था, तीन चीजें याद रखो। हमारे दोनों बीच में क्या हुआ, लोन लिया गया है, लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, टेन्योर यानी कि टाइम चेंज हो रहा है, कुछ भी ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हम लोग नया चार्ज के दिन करते थे। मतलब भैया फिर से क्या भरेंगे, CHG 1 या नहीं ना, बोले हाँ, तो भैया फिर से हमको नया सर्टिफिकेट मिलेगा, बोले हाँ भैया CHG 2 में नहीं, CHG 3। अगर आपका नया चार्ज क्रिएट होता है तब सर्टिफिकेट क्या होता है, CHG 2, और आप मॉडिफिकेशन करवाते हो, ठीक है, तब क्या मिलता है, CHG 3। करेक्ट। मतलब सोचो कंप्लायंस में आपका टेंशन बढ़ रहा है, बात समझा, तो उन लोग को उतना कोई चाप नहीं है। डिवेंचर होल्डर है कि नॉन डिवेंचर होल्डर है, 1 या 9, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन और फॉर्म नंबर सेम, फॉर्म नंबर सेम रहेगा, और जब क्रिएशन होगा तो उसका सर्टिफिकेट CHG 2 में, और मॉडिफाइड है तो आपको किसमें मिलेगा, CHG 3 में। सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, CHG 3, कोई दिक्कत। अच्छा, सर्टिफिकेट किसको किसको मिलता है, कंपनी को और चार्ज होल्डर दोनों को, जो सर्टिफिकेट होता है दोनों को मिलता है, ठीक है। कंपनी में हमें 3 बात लिखा हुआ है, बात ध्यान से सुनना, सेक्शन 2 में था बात, ठीक है, और फिर तुमको ये मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन में आता है, जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस आप कोर्ट के सामने रख सकते हो, मतलब NCLT या फिर NCLAT के पास, कोई दिक्कत। ये 3 बात समझ में आ रहा है तुम। इसी वजह से किसको मिलेगा, अगर मान लो नंदनी का कंपनी को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, तो नंदनी तो उसको छुपा ले, बात समझ में आया तुम। ROC को तो जब इन्वॉल्व किया जाएगा केस में तब ना ROC आएगा,
तब तक तो बिना बात का डिले होगा मैटर, और हम चिल्ला चिल्ला के बोले कि मेरे तो पैसा लिए भाई, लेकिन प्रूफ तो उल्टा उसी के पास है। तो उसके पास भी चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेरे पास भी। तो भाई आपके पास कल को हम अगर बदल गए तो चार्ज का सर्टिफिकेट चेंज करवा दिए, कुछ उसमें डिटेल चेंज करवा दिए, उसको बता ही नहीं है, तो उसके पास भी तो एक कॉपी होना चाहिए ना। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो, या फिर चार्ज सेटिस्फाइड यानी कि कंप्लीशन हो, खत्म हो गया, कितना दिन के अंदर फॉर्म भरना है? कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, ठीक है। जब चार्ज कंप्लीट होता है तो कौन सा फॉर्म भरना है? CHG 4। सर्टिफिकेट किस में आता है? CHG 5। इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार, इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार, कंपनी इंटीमेशन दे रहा है रजिस्ट्रार को, ठीक है, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज कंप्लीट हो। वहां से एक सर्टिफिकेट आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, की हाँ आपका चार्ज खत्म हो गया। अब जरा फॉर्म नंबर, इस चैप्टर का फॉर्म, शेयर कैपिटल का फॉर्म, ठीक है, और लास्ट मैनेजमेंट चैप्टर का फॉर्म, ठीक है, डिपॉजिट चैप्टर में ज्यादा फॉर्म नहीं, ये 3 चैप्टर का फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू टिक टिक के, ठीक है। अब आगे 1 किसके लिए था? फॉर नॉन डिवेंचर होल्डर। 9 किसके लिए था? फॉर डिवेंचर होल्डर। CHG 2 में सर्टिफिकेट आएगा, 3 में मॉडिफिकेशन का, 4 में जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा हम इंटीमेशन देंगे, 5 में मेरे को सर्टिफिकेट आ जाएगा, करेक्ट। अब बात, तो मेरे पास कितना दिन का टाइम है? 30 दिन। 30 दिन बाद क्या होगा? जितना मेरा जिम्मेदारी उतना चार्ज होल्डर का भी जिम्मेदारी बन जाएगा, करेक्ट। इफ चार्ज क्रिएटेड 2/11/2018 और इफ चार्ज क्रिएटेड आफ्टर 2/11/2018, देखो 18 कब का चला गया, तो अब बताओ तुम्हारे लिए रिलेवेंट क्या है? ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है। एग्जाम के लिए मोटिव से क्या ज्यादा काम है? अगर केस स्टडी बना के देता है तो ये पोर्शन ज्यादा काम का है। ठीक है। इफ चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018 पे समझ लेते हैं स्टेट को, अगर उसके पहले चार्ज क्रिएट हुआ था उस डेट के पहले, तो क्या बोला सेक्शन है सुनो, रजिस्टर्ड चार्ज विद इन 30 डे ऑफ द क्रिएशन, ये तो बात हमको पता ही है। अगर नहीं करवा पा रहे, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 डेज, 30 दिन में काम नहीं करवा पा रहे हो, रजिस्टर विद इन 300 डे ऑफ द क्रिएशन ऑफ एडिशनल फी, यहाँ पे कोई फी का नाम लिया है क्या? अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवा रहे हो तो कोई फी वर्ड यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, कि आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, पर बात समझना, ये तुमको समझना पड़ेगा कि अगर आप 30 दिन में नहीं करवा रहे हो, फिर 300 दिन में अगर करवा रहे हो तो एडिशनल फी देना पड़ा, मतलब देयर इज अ फी, पहले कोई फी था, हाँ या ना, जिसका और एक्स्ट्रा हमको चार्ज करके देना, मतलब और एक्स्ट्रा पैसा के साथ हमको देना पड़ रहा है। तो 30 दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा? फी। 30 दिन के अंदर नहीं करवाए तो एडिशनल फी। अच्छा, रजिस्टर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द 2/11/18 विद इन एडिशनल फी, डिफरेंट फी फॉर डिफरेंट क्लास, और 300 दिन में भी नहीं करवाए, बात समझ आया? तो 300 दिन में भी नहीं करवाया तो सुनो, 2/11/2018 के बाद आके करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका चार्ज कभी का भी हो सकता है 2012 का चार्ज हो, आप रजिस्टर ही नहीं करवाए थे, कोई बात नहीं, अब आके करवा लो, ये नया अमेंडमेंट लाया था 2/11, ठीक है, अब आकर के करवा लो। लेकिन अब देखो एक बात याद रखो, करवाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, आपको एडिशनल फी देना है, लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल फी होगा ना, वो डिफरेंट कंपनी के लिए, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग तरह का फी रहेगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है।
क्या बोला था, अगर चार्ज इज क्रिएटेड 2/11/2018, सोचो मेरे पास एक चार्ज क्रिएट हुआ था 2/11/2016 को, कब हुआ था? पहला 30 दिन बीता, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। फिर 300 दिन बीता, हम नहीं करवाए। आज डेट क्या आ गया, 2/11/2018, अब तक नहीं करवाए। कोई बात नहीं, अगर पहले 30 दिन में करवा देते तो फीस लगता, उसके बाद अगर करवाते 300 दिन एडमिशन, नहीं करवा तो नहीं, अब आ जाओ, अब हम कर देंगे। लेकिन अब हम तभी करेंगे जब तुम मेरे को क्या दोगे, एडिशनल फीस। लेकिन ये एडिशनल फी कैसा होगा, डिफरेंट फी फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी। क्लियर है बात? तो ये तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दिमाग घुमा, पुराना डेट का केस स्टडी दे दिया तब। लेकिन अगर नया अभी का बात करें तो क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। पहला आपको टाइम दे रहा है 30 दिन का, कितना दिन का, 30 दिन का। 30 दिन के अंदर नहीं होता रजिस्टर इन नेक्स्ट 30 डेज, तो अब कितना टाइम हो गया, 60 दिन। पहला 30 दिन मिला फी के संग, क्या मिला, फी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल फी। बात समझ तो। और अगर आप नहीं करवाए तो फॉर्म रजिस्टर विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज विथ एड वोलरम फी। लैटिन टर्म है एड वोलरम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द लोन। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, फी बता नहीं रहे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। चार्ज क्रिएट हुआ था, पहला 30 दिन में होता तो शायद 500 रुपए लगता, एग्जाम्पल बता रहे हैं। उसके बाद 30 दिन में होता तो 500 और एडिशनल 1000, 1500 में होता। लेकिन अब जो 60 दिन के बाद होगा ना, एडिशनल जो आपको और 60 डेज मिल रहा है, अब 500 1000 में काम नहीं होगा। जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज, 2 4 5 10। तो सोचो अगर नंदिनी 100 करोड़ रुपए ली थी लोन, अगर उसका 1% भी बोलता है, ठीक है, परसेंटेज बेसिस बोलता है, जितना हायर अमाउंट आपका उतना हायर एडवोलरम फी लगेगा। तो उसका 1% कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए। तो आप बताइए, खुद ही मेरे को पेनल्टी नहीं है, तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही जाकर के तुरंत करवा लें। और वो किसको भरना पड़ेगा, कंपनी को। तो कंपनी 30 दिन के अंदर जाकर चार्ज रजिस्टर करवा देगा ना सर, कि नहीं करवाएगा, कि दिक्कत। पहले क्या था, 30 300 और 6 महीना, ये यार अब क्या है, 30 30 60, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको कोई टाइम पीरियड नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन करवाने का, ठीक है। ये स्टोरी थोड़ा सा देखो। इफ कंपनी डज नॉट रजिस्टर चार्ज इन 30 डेज, चार्ज होल्डर, ठीक है, मे सेंड एप्लीकेशन विथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग चार्ज टू आरओसी। कौन चला जाएगा 30 दिन बाद, चार्ज होल्डर चल जाएगा। आरओसी उसका बात मान लेगा क्या, नहीं। शेल सेंड अ नोटिस टू कंपनी टू सीक ऑब्जेक्शन, कि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है कंपनी, तुम तो आए नहीं, चार्ज होल्डर आकर के बता रहा है, 14 दिन का नोटिस भेजेगा। या तो कंपनी खुद जाके फिर रजिस्टर करवा ले, नहीं तो रिप्लाई बाय द कंपनी एंड सफिशियंट कॉज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, कुछ रीजन बता रहा कि हम क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, आरओसी विल नॉट रजिस्टर, ठीक है। इफ नो रिप्लाई और इनसफिशियंट कॉज, बेफालतू का बात बता रहे हैं, फिर रिप्लाई नहीं दे रहा, आरओसी विल रजिस्टर द चार्ट एंड इशू द सर्टिफिकेट। आपका रिप्लाई ना देना या रिप्लाई जो दिए वो फालतू सा है। बात समझा तो। जैसे नेक्स्ट डे स्कूल गए, सर पूछे क्यों नहीं आया, सर बाल एक ठो टूट गया है, दर्द हो रहा है, फालतू का कॉज नहीं है। हाँ, तो जेनविनली फीवर हो गया था तो वो जेनविन कॉज है। और दादाजी सबके तो मर ही जाते थे उस टाइम, वो सब जेनविन कॉज था। मेरा 5 बार मरे थे दादाजी, ठीक है। नाना नानी जिंदा थे तुमको नहीं मारते थे। अच्छा, तो इसी तरह अगर सफिशियंट कॉज होगा, कुछ कारण होगा, तो क्या होगा, कम फिर आरओसी रजिस्टर नहीं करेगा, और नहीं होगा और कुछ रिप्लाई नहीं दे दो तो आरओसी रजिस्टर कर देगा। ये स्टोरी भी है, देखिए तीसरा बार हम लोग पढ़े, खोपड़ा में याद रखना।
अच्छा, रजिस्टर किसमें था? और रजिस्टर क्या होता है? कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, लॉ में याद रखता है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, रजिस्टर्ड, ये सब वर्ड बहुत है। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जेक्टिव एडवर्ब नहीं, सबका अपना अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने का रजिस्टर्ड, जो तुमको मिलता है सर्टिफिकेट, और एक जो रजिस्टर होता है टर, वो क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट की तरह उसको मान सकते हो, डॉक्यूमेंट है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस सेल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्ज, एक रजिस्टर बनाएगा, फॉर्म नंबर CH7, याद करो 1 2 3 4 5 9, CH7 रजिस्टर बनाएगा। उस रजिस्टर में क्या होगा? जो जो चार्ज आपका क्रिएट हुआ है, मॉडिफाइड हुआ, सारा डिटेल रहेगा। बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, देखो तभी ना बोलते कि अनिक को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वन इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन करने दम आसान है। बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर ऑफ क्रेडिटर या बाय अदर। क्रेडिटर खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं या कोई अदर भी कर सकता है। जब क्रेडिटर करेगा कोई पैसा, और कोई अदर करेगा तो पैसा। और कब कर सकता है? रात को 12 बजे मेरा मन है दिखाओ, ऐसे थोड़ी होगा सर। हालांकि रात को 12 बजे भी अब तो ऑनलाइन हो चुका है, देखो, लेकिन कब? ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, कंपनी का कब जाके बिजनेस आवर में। ठीक, सोचो, हम कल सुबह उठे, फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट से जाएंगे, और अडानी का ऑफिस पहुंच गई, और जा करके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोला चार्ज का फाइल देखो। जो तुम हो कौन बे, वो पे पैसा हमारे, लेकिन वो फीस दे रहे हम, अदर पर्सन है, बट हम देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे होगा? बिल्कुल जाहिर से ऐसे नहीं होगा, एक लीगल तरीका होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कब तक संभाल के रखना है? 8 साल। जब पेमेंट वेमेंट सब क्लियर हो जाएगा, वहां से 8 साल तक आपको डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखना है, कोई दिक्कत? अच्छा, लोन कौन लिया था? अभी का एग्जांपल, हम चार्ज होल्डर थे, मंजीत भैया, नंदनी दीदी, कंपनी। पैसा कौन पे करेगा? कंप्लीटेशन का टाइम, सेटिस्फेक्शन का टाइम कौन पे करेगा? आप। जैसे आप मेरे को पैसा दीजिएगा, चुल ज्यादा किसको मचा रहेगा कि जाके ROC को बता दे कि पैसा पेमेंट वेमेंट हो गया, सब कुछ टेंशन खत्म, उसको। हमको तो अच्छा है कि भूल हो जाए तो दोबारा पैसा मिल जाएगा। ये जाके बोल दे कि पेमेंट मिल गया, ROC मान लेगा। सेम हमको क्या करेगा? नोटिस भेजेगा, कितना दिन का? वही 14 दिन का। या तो हमको रीजन बताना होगा कि हाँ या ना, क्या क्या रीजन है, पैसा मिला भी कि नहीं मिला है। और अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो क्या रजिस्टर मान लेगा कि हाँ पेमेंट हो चुका है। क्लियर है बात? ये कैसे जाके बताएगी? CHG 4 में ROC इसको क्या दे देगा? CHG 5 सर्टिफिकेट। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, फॉर्म बचा है 2 ठो, क्योंकि तुम लोग आज ये पढ़े थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, जिसमें बचा क्या है? फॉर्म नंबर एक 8 बचा है तुम्हारा, और एक फॉर्म नंबर 8
8 और एक फॉर्म नंबर 6। किसी को याद है फॉर्म नंबर 8 और 6 क्या था, किस लिए था फॉर्म नंबर 8? अब बाप रे बाप, अपॉलोजी, क्या होता अपॉलोजी? रिक्वेस्ट के लिए ना। हाँ तो सारी CHG 8 कहा गया पिन? CG से रिक्वेस्टिंग करना एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, जो हम लोग अभी ये चीज प्रोसेस पढ़े, ठीक है, कि अगर अभी जो हम लोग चीज पढ़े कि भैया अगर टाइम बढ़ेगा, पहले 30 दिन मिलेगा, फिर 30 दिन मिलेगा, 30 दिन फीस के साथ, एडिशनल फीस के साथ, फिर एड वलोरम फी के साथ, अपने मन से देरी करते चलो। 30 दिन के अंदर नहीं करवाए तो तुमको नेक्स्ट 30 दिन का मौका तभी मिलेगा जब तुम किसको बना लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रीजनल डायरेक्टर। आरओसी के ऊपर क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के ऊपर क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटर, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग का, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को कौन संभालता है, निर्मला जी। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रीजनल डायरेक्टर, 7 रीजन में 7, उसके अंदर 2 लोग आते हैं, एक आरओसी, एक ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर, 23 दिन, ठीक है। तो ऐसे तो आपको आरओसी के पास जाना था 30 दिन, अगर 30 दिन के अंदर काम नहीं करा तो पहले माफी मांगो, रिक्वेस्ट करो, गिड़गिड़ाओ, जो करना करो, ठीक है। और भी कुछ बुरा वर्ड होता तो दिमाग में सोच लो, वो सब करो और करके पहले कन्विंस करो। तो कन्विंस करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, CHG 8, कोई दिक्कत 8। एक जगह पेनल्टी बोले तो है, पेनल्टी बचा हुआ है, कितना है, इफ कंपनी डिफॉल्ट अंडर द चैप्टर, पेनल्टी कंपनी को, और वो आईडी कौन है, वही जो CS या डायरेक्टर के संग एक ऑथराइज पर्सन था जो सिग्नेचर किया था यहाँ पे था ना वो। अच्छा, एक तो फॉर्म खाली बचा है, CHG 6, क्या होता था नंदन, क्या होता था, क्या होता था, किसका, ठीक है, सही बता। नंदिनी कितना बिल्डिंग हमको लेके रखी, 20 को। तुम कोई एसेट दी थी जो बहुत महंगा था, तुम दोनों पे हमको भरोसा नहीं है कि मेरे पीठ पीछे उस एसेट्स को संभाल के रखा जा रहा है। हम एक आदमी रख दिए, हम एक आदमी रख दिए कि जिसका काम कुछ नहीं है, तुम्हारे कंपनी में रहेगा, दिन भर घूमते रहेगा, घूमते घूमते खाली बिल्डिंग को देखते रहेगा, हाँ ठीक है, वहां से कुछ खराब हो गया, वहां खाली उसको उसी पे नजर रहेगा, और तुम लोग आके टोकेगा कि इसको रिपेयर करवाइए, इसको रिपेयर करवाइए, बस है। मतलब जो एसेट्स को कंट्रोल लेने के लिए आप कंपनी में एंटर करेगा, हाँ, नेम, रिसीवर या मैनेजर, वही तो है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए लोग फॉर्म कौन सा भरते हैं, CHG 6, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और सेसेशन, रिसीवर, कोई दिक्कत।
पूरा चार्ज कंप्लीट।